हेलो बच्चों, ये है हमारा सेट थ्योरी का 6th लेक्चर जिसमें हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम और ऑपरेशन इन सेट्स के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वेन डायग्राम से। अब बच्चों वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम एक तरह का डायग्राम है जो हम यूज करते हैं चीजों को इजी वे में रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे मान लेते हैं हमें आपके स्कूल को रिप्रेजेंट करना है, हमें आपके स्कूल को आसानी से बनाना है, तो हम क्या करेंगे? मान लेते हैं ये है आपका पूरा का पूरा स्कूल, ये है। अब स्कूल में क्लासेस होंगी, मान लेते हैं मेनली 4 क्लासेस लेके चलते हैं। ये है हमारी 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास। ये हो गया हमारा 9th, ये हो गया 10th, ये हो गया 11th और ये हो गया हमारा 12th। तो इस तरह से ये हमारा स्कूल हो गया, इसके अंदर इस तरह से 4 क्लासेस हो गई। अब मान लेते हैं आपको गर्ल्स को रिप्रेजेंट करना है, आपको गर्ल्स को बनाना है, तो गर्ल्स बच्चों चारों क्लास में होंगी, 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी और 12th में भी। तो अब आप किस तरह से बनाएंगे? इस तरह से कुछ हम बना देते हैं, ये हो गई गर्ल्स। तो इस तरह से हम डायग्राम के थ्रू जब किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। अब यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट होता है, बेसिकली जो सबसे बड़ी चीज होती है, उसको हम किससे? रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके जो सबसेट्स होते हैं बच्चों, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल से। वेन डायग्राम का यूज रीजनिंग में भी किया जाता है। आप अगर प्रिपरेशन करेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, तो वहां पे भी वेन डायग्राम का बहुत ज्यादा यूज होता है। वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी आते हैं। तो बेसिकली अगर कई सारी चीजें हैं, हमें उसको आसानी से रिप्रेजेंट करके बताना है कि कौन सा किसके अंदर कितने % है, या किस तरीके से कौन सी चीजें किसके अंदर प्रेजेंट है, उन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम यूज होता है उसी को हम कहते हैं वेन डायग्राम। जैसे एक और अगर हम एग्जांपल लें, आपको 3 चीजें दी गई हैं, फैक्ट्री, प्रोडक्ट और मशीनरी। आपको 3 चीजें दी गई हैं, फैक्ट्री, प्रोडक्ट, मशीनरी। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज होगी वो क्या होगी हमारी? जाहिर सी बात है फैक्ट्री, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर ही ये चीजें प्रेजेंट होंगी। तो हम बना देते हैं, ये हमारी हो गई फैक्ट्री। अब हमें बनाना है प्रोडक्ट और मशीनरी। मान लेते हैं फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अब बच्चों हमें मशीनरी बना रही है, तो मशीनरी प्रोडक्ट के अंदर तो होगी नहीं है, और ना ही मशीनरी का कोई पार्ट प्रोडक्ट के अंदर आएगा। प्रोडक्ट जो होता है वो मशीनरी की हेल्प से बनता है, लेकिन मशीनरी कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो इसको हम अलग से बनाएंगे कि ये हो गई हमारी मशीनरी। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम बनाते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, मान लेते हैं कि हमें रिप्रेजेंट करना है वुमेन, मदर, डॉक्टर। अब इसमें जो सबसे बड़ा सेट होगा वो बच्चों कौन सा होगा? मान लेते हैं यहाँ पे वुमेन का, तो ये हो गई हमारी वुमेन, या इन्हें रेक्टेंगल से हम बनाते हैं, ये हो गया वुमेन के लिए। अब वुमेन जितनी भी होंगी सबके सब क्या होंगी? मदर बनेंगी। तो वुमेन के अंदर ही क्या आएगा? मदर। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर। अब जरूरी नहीं कि जितने भी सारे डॉक्टर हों सबके सब मदर हों या वुमेन हों। कुछ डॉक्टर्स लेडीज होती हैं, कुछ जेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम जो डॉक्टर्स है उसको इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से। अब यहाँ पे जो डॉक्टर का ये वाला पार्ट है, ये बता रहा है कि कुछ मदर डॉक्टर है, ये वाला पार्ट बता रहा है कुछ वुमेन डॉक्टर है, और ये जो बचा पार्ट है ये हमको बता रहा है कि वुमेन और मदर के अलावा भी कुछ डॉक्टर्स हैं। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम को बनाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, इसे हम रफ कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल ऑथर, लॉयर,
और सिंगर। अब बच्चों ऑथर, लॉयर, सिंगर, इसमें से आप कोई भी यूनिवर्सल सेट एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऑथर को कंसीडर करेंगे तो जरूरी नहीं कि सारे लॉयर और सिंगर ऑथर ही हों। अब लॉयर को आप कंसीडर करेंगे तो जरूरी नहीं सारे ऑथर और सिंगर लॉयर ही हों। तो यहाँ से हम किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट नहीं बना सकते, लेकिन इनको अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनके बीच जरूरी नहीं कुछ भी कॉमन हो। ये हो गया हमारा ऑथर, ये हो गए लॉयर, ये हो गए सिंगर। तो अगर हम केवल नाम के अकॉर्डिंग चले कि ऑथर, लॉयर, सिंगर, तो ये तीनों ही चीजें क्या है, डिफरेंट है, ऑथर, लॉयर और सिंगर। तो इस तरह से हम इनके वेन डायग्राम को बना सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सेट में वेन डायग्राम का क्या यूज होता है। अब यहाँ पे बच्चों सेट में जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम किससे बनाएंगे, रेक्टेंगल से। जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम किससे बनाएंगे, इस तरह से, रेक्टेंगल से। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। और इसके जितने भी सबसेट होंगे उस सबको हम किससे बनाएंगे, सर्कल से, इस तरह से। ये हो गया हमारा एक हो गया, दो, ये तीन, इस तरह से हम सबसेट्स को बनाएंगे। अब इनके बीच अगर कुछ कॉमन एलिमेंट है, जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ए और बी के बीच कुछ कॉमन एलिमेंट होता तो हम इस तरह से बनाते कि दोनों के बीच में कुछ कॉमन एरिया आ जाए। ये हो जाएगा हमारा बी। अगर तीनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होता, कुछ जरूर कॉमन होता, तो इस तरह से बनाते ताकि कुछ एरिया तीनों में कॉमन आ जाए। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम को बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं, हमें कुछ एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे हमें एग्जांपल दिया गया है, u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा दूसरा है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। b है 4 5 6 7 8। अब हमें इसको वेन डायग्राम इसका बनाना है। तो सबसे पहले हमारा ये यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट को हमने यहाँ पे रेक्टेंगल से बना दिया। अब इसके अंदर नंबर्स है 1 से लेकर 10 तक। अब सेट ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम मान लेते हैं सेट ए हमारा बन गया। ये है हमारा सेट ए, और ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों, 1 2 3 4 5। और सेट बी है हमारा 4 5 6 7। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो एलिमेंट कॉमन है, 4 5 यहाँ भी है, 4 5 यहाँ भी है। तो सेट बी को हम इस तरह से बनाएंगे ताकि सेट ए और बी का कुछ ना कुछ एरिया क्या हो, कॉमन हो। ये हो गया हमारा सेट बी। अब 4 और 5 कॉमन है, वो कहां पे होगा, कॉमन वाली एरिया में। ये हो गया 4, ये हो गया हमारा 5। अब 4 5 के अलावा सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3। तो यहाँ पे 1 2 3 बना देते हैं। 4 5 के अलावा यहाँ पे 6 7 8 है, तो 6 7 8 यहाँ पे बना देते हैं। और अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो 1 से लेकर 8 तक हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलरेडी यू के अंदर लिखे जा चुके हैं। अब ये सेट के अंदर ए और बी के अंदर है, तो ए और बी यू के अंदर है, तो जाहिर सी बात ये यू के अंदर भी आ गए। अब 8 के अलावा क्या बचा, 9 और 10। आप इसे कहीं और बना दो। ये हो गया हमारा वेन डायग्राम बनके तैयार। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम बना सकते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इस तरह से दिया गया है हमें, u इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आपको सेट ए दिया गया है, ए बी सी डी। सेट बी दिया गया है, डी ई एफ। सेट सी हमें दिया गया है, जी एच एफ। और सेट डी हमको दिया गया है, ए आई। इसका हमें वेन डायग्राम बनाना है, तो अब बनाते हैं बच्चों। ये हो गया हमारा सबसे पहले यूनिवर्सल सेट। अब सबसे पहले इसके अंदर पहला सेट बनाते हैं ए, तो यहां पे हमने सेट ए बना दिया। ये हो गया हमारा सेट ए। अब हमें सेट बी बनाना है, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या ए और बी में कुछ कॉमन है। तो ए बी सी डी, यहाँ पे डी ई एफ, एक एलिमेंट कॉमन है यहाँ पे डी।
तो हमें ए और बी के बीच में कुछ कॉमन एरिया बनानी पड़ेगी। तो हम बी को इस तरह से बनाते हैं, ये हो गया हमारा बी, और इनके बीच जो कॉमन एलिमेंट है डी वो यहां पे आ गया, और ए के अंदर बचा ए बी सी और यहां पे ई एफ। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सेट सी की तरफ। अब सेट सी हमें बनाना है। अब हमें देखना पड़ेगा कि जो हम सेट बना चुके हैं क्या इसका उनके किसी के साथ कॉमन एरिया है या कॉमन एलिमेंट है। तो ये लिखा है जी एच एफ, तो इसका बी के साथ एक एलिमेंट कॉमन है लेकिन ए के साथ कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, इनके बीच में कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं है, लेकिन बी और सी के बीच में कॉमन एलिमेंट है। तो सी को हमें इस तरह से बनाना पड़ेगा ताकि बी के साथ इसका कॉमन एरिया है लेकिन ए के साथ ना आए। तो यहाँ पे हम इस तरह से बना देते हैं, ये हो गया हमारा सी, और इसके बीच का जो कॉमन एलिमेंट है वो है एफ, तो ये इनके बीच में आ गया। नेक्स्ट है हमारा डी। डी है हमारा बच्चों ए आई। अब हम 3 सेट बना चुके हैं, ए बी सी, 3 सेट हम बना चुके हैं। तो अगर तीनों सेट की हम बात करें तो इसका ए के साथ सिर्फ कॉमन एरिया है, कॉमन एलिमेंट है ए, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है ए, और इसका किसी और के साथ कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो हमें इस तरह से बनाना पड़ेगा, डी का ए के साथ कॉमन एरिया है, तो यहाँ पे हम डी को बना देते हैं, ये हो गया हमारा डी सेट, और ए इसके बीच का कॉमन एलिमेंट है। अब हम एलिमेंट लिखते हैं सेट डी की। अगर हम बात करें इसके अंदर ए और आई है, ए हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो इसके अंदर एक और आई लिख देते हैं। सेट सी की बात करें तो ऑलरेडी एफ लिखा जा चुका है सेट सी के अंदर, बचा क्या जी और एच, तो ये हो गया जी और एच। नेक्स्ट सेट बी की बात करें तो डी ऑलरेडी लिखा जा चुका है, एफ भी लिखा जा चुका है, ये अगर बी हमारा पूरा बी है तो इसमें डी और एफ दोनों आ चुका है, केवल बचा क्या ई। ए की बात करते हैं, ए और डी लिखा जा चुका है, ए और डी लिखा जा चुका है, बी और सी बच रहा है, तो बी और सी। ये हमारा वेन डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब यू की देखते हैं कि इन चारों के अलावा यू में कोई एलिमेंट अकेला बच रहा है, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी एच आई, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट हो गए। मान लेते हैं यहाँ पे अगर हमें एक और एलिमेंट दिया होता जे, यहाँ पे एक एलिमेंट जे दिया होता, तो जे किसी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो जे अकेला बच रहा है, तो उसे हम यू के अंदर यहाँ पे कहीं बना देते हैं। तो ये हमारा वेन डायग्राम बनके तैयार हो गया। तो आई होप कि आपको वेन डायग्राम यहाँ पे बनाना आ गया होगा, किस तरह से हम वेन डायग्राम को बनाते हैं। अगर मान लेते हैं अगर वेन डायग्राम हमको दिया होता और आपको सेट लिखने होते, फिर हम कैसे करते, तो देखते हैं। मान लेते हैं हमें यहाँ पे एक वेन डायग्राम दिया गया है इस तरह से, अब यहाँ पे बच्चों हमको वेन डायग्राम दिया गया है और हमको लिखने हैं सेट। तो सबसे पहले हम सेट यू लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट लिखने के लिए इसके अंदर जो भी एलिमेंट दिख रहे हैं सब लिख दो। तो क्या दिख रहा है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, जितने भी एलिमेंट हैं सब यू के अंदर आ जाएंगे। अब सेट ए हम लिखें तो ए के अंदर, इस गोले के अंदर, ये ए वाला गोला है, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट दिख रहे हैं एम एन ओ पी एस, एम एन ओ पी एस, ये हो गया हमारा सेट ए। सेट बी की बात करें तो बी के अंदर कौन कौन से हैं, ओ क्यू पी आर, ये पूरा गोला है हमारा बी का, तो ओ क्यू पी आर या पी क्यू ओ आर, पी क्यू ओ आर, ये हमारा सेट बी हो गया। सेट सी की बात करते हैं, ये सेट सी वाला गोला है, पी आर एस टी, पी आर एस टी, ये हो गया हमारा थर्ड सेट। तो इस तरह से अगर आपको वेन डायग्राम दिया गया है तो आप सेट लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वेन डायग्राम बनाना समझ में आ गया होगा, सेट से वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं और वेन डायग्राम से हम सेट कैसे बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम ऑपरेशन ऑफ सेट पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ऑपरेशन
इन सेट। अब यहाँ पे ऑपरेशन इन सेट्स में बच्चों हम सेट के अंदर 5 तरह के ऑपरेशंस पढ़ेंगे। पहला है हमारा यूनियन ऑफ सेट, दूसरा है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तीसरा है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट, चौथा है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस, ऑफ सेट, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो बच्चों ये हम 5 टाइप के ऑपरेशंस की बात करेंगे सेट के अंदर। इन सभी के सिंबल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिए थे, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, और हमने कहा था कि इसका मतलब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। इस लेक्चर में हम बच्चों बात करेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन की, और ये 3 हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि अगर इसी लेक्चर में हम ये सारे पांचों के पांचों ऑपरेशंस देखने लगेंगे, ये लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा और अच्छे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन की। तो शुरुआत करते हैं यूनियन ऑफ सेट से। तो यहाँ पे पहला है हमारा बच्चों यूनियन ऑफ सेट। अब यूनियन क्या होता है बच्चों, जैसे मान लेते हैं आपके पास कुछ सेट है, तो अगर उन सेट के सभी एलिमेंट को मिला करके एक सेट बना दिया जाए, यानी उन सबका यूनियन कर दिया जाए। यूनियन का मतलब क्या है, मिलाप कर दिया जाए। उन सभी को मिला करके एक सेट बना दिया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, उनका यूनियन। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास 2 सेट हैं, एक सेट ए है x y z, एक सेट बी है u v w x y। ये 2 सेट है हमारे पास। यूनियन को बच्चों u से लिखा जाता है, इस तरह से हम इसका सिंबल हम पहले देख चुके हैं। इस तरह u बनाओ तो यहाँ पे क्या होगा, यूनियन। तो अगर हमें a यूनियन b निकालना है तो a यूनियन b क्या होगा बच्चों, इन दोनों ये सेट के एलिमेंट्स को मिलाकर के आपको एक सेट बना देना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, u v w x y z। ये हो गया हमारा a यूनियन b की वैल्यू। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि सेट के अंदर रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता। आप एक एलिमेंट एक बार लिखो या 10 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे x y यहाँ भी है, इस सेट में भी, इस सेट में भी, तो हम दोनों को मिला करके लिख रहे हैं, दोनों का यूनियन ले रहे हैं। तो आपको इसको एक ही बार लिखना है, एक्स वाई इसमें भी है, लेकिन हमें यहाँ पे जब यूनियन निकालेंगे तो उसे एक ही बार कंसिडर करना है। तो ये हो गया हमारा यूनियन ऑफ 2 सेट्स। जैसे और एग्जांपल की हम बात करें, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, हमको दिया गया है सेट m इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12। सेट b हमको दिया गया है, सेट n, यहां पे मान लेते हैं सेट n हमको दिया गया है 1 3 5 7 9 11। ये सेट हमको दिया गया है और हमें क्या निकालना है, m यूनियन n। हमें इन दोनों का यूनियन निकालना है, m यूनियन n। तो हम कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों ही सेट के सभी एलिमेंट को मिलाकर के आपको एक सेट बना देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इन सभी एलिमेंट को मिला करके हमने एक सेट बना दिया। यही हमारा क्या हो गया, m यूनियन n। तो आई होप कि आपको यूनियन समझ में आ गया होगा। क्या करना है आपको कि दोनों ही सेट के एलिमेंट्स को मिलाकर के एक नया सेट तैयार कर देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, उन दोनों सेट का यूनियन। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसकी अगर हम वेन डायग्राम की बात करें, वेन डायग्राम ऑफ यूनियन।
मान लेते हैं हमारा यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। आपको इसके अंदर दो सेट दिए गए हैं, ये है हमारा सेट ए और ये है हमारा सेट बी। हमें निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है बच्चों कि ए का भी आपको पूरा लेना है और बी का भी पूरा लेना है। तो आपको ए का भी पूरा लेना है और बी का भी पूरा लेना है। ये जो पूरा साइडेड पोर्शन हो गया हमारा, ये जो पूरा हमारा साइडेड पोर्शन हो गया बच्चों, यही हो गया हमारा ए यूनियन बी। आपको ए और बी के सारे एलिमेंट को कंसीडर कर लेना है। तो यही हो गया हमारा वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। तो आई होप कि आपको इसका वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब इसके वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम देखें, मान लेते हैं हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है इस तरह से। ये हमारा क्वेश्चन और हमको ए यूनियन बी निकालना है। और तो अगर हम ए यूनियन बी निकालें, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बच्चों, ए और बी का पूरा रीजन। तो ये ए है हमारा और ये है बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एम एन ओ, एम एन ओ। हमने एक्स और वाई का ये जो पूरा रीजन है ये पूरा कंसिडर कर लिया और इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वही हमारे क्या हो जाएंगे, ए यूनियन बी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं कुछ चीजें। जैसे यहाँ पे अगर हम ए यूनियन बी को लिखें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है तो उसके अंदर वो एलिमेंट्स होने चाहिए जो या तो ए में हो या फिर बी में हो या फिर दोनों में हो। तो यहां पे बच्चों हम और लगाते हैं, और का मतलब होता है या ए में या बी में या फिर दोनों में, ये और का मतलब होता है। तो इस तरह से हम ए यूनियन बी को लिख सकते हैं। ए यूनियन बी में वो एक्स आएंगे जो या तो ए में हो या और फिर बी में हो। अब और लगा है तो और का मतलब या दोनों में भी हो सकता है। तो इस तरह से हम ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई चीज ए यूनियन बी में नहीं है, कोई चीज ए यूनियन बी में नहीं है, हम बात करते हैं कि एक नंबर है जो ए यूनियन बी के अंदर नहीं है। अब कोई चीज ए यूनियन बी के अंदर कब नहीं होगी बच्चों, जब वो ना तो ए में हो ना ही बी में हो। जैसे ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए है, ये है हमारा सेट बी। अब ये है हमारा पूरा ए यूनियन बी। तो अगर कोई चीज ए यूनियन बी में प्रेजेंट है, तो अगर कोई चीज ए यूनियन बी में प्रेजेंट है, जैसे हम कहें कि x एक नंबर है जो प्रेजेंट है ए यूनियन बी में, यहां पे हमने लगाया बिलोंग्स टू, यानी ए यूनियन बी के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, x या तो ए में होगा या तो बी में या तो दोनों में। तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, और का मतलब या तो दोनों में। और अगर कोई चीज ए यूनियन बी में नहीं है, ए यूनियन बी में नहीं है, अब इस रीजन में नहीं है, ये जो हमारा पूरा ए और बी का रीजन है इस रीजन में नहीं है, तो वो इस रीजन के बाहर होगी कहीं भी। अब इस रीजन के बाहर होगी तो ना तो ए में आएगी ना ही बी में। तो हम क्या लिखेंगे, implies that x does not belongs to A and x does not belongs to B। अब देखिए आप, जैसे ही अगर बिलोंग्स टू लिखा है तो यहाँ पे और है, और का मतलब या तो इसमें या तो इसमें या फिर दोनों में। लेकिन जैसे नॉट बिलोंग्स टू हुआ, नॉट बिलोंग्स टू में एंड लगा है, एंड का मतलब कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और का मतलब कोई एक या दोनों, और का मतलब क्या है, या तो ये या फिर दोनों कंडीशन। लेकिन एंड का मतलब है कि दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर कोई एक कर रही है तो ये वैलिड नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे हम ए यूनियन की बी की बात करें, तो अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं है तो ना तो वो ए में होगा, ना ए एरिया में होगा, ना ही वो बी एरिया में होगा। इसलिए यहाँ पे हमें क्या लगाएंगे, एंड। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बिलोंग्स टू होगा तो और होगा, नॉट बिलोंग्स टू तो एंड,
और में ये दोनों कंडीशन में से कोई एक या फिर दोनों, लेकिन एंड में दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों में किसी में एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम ए यूनियन बी को समझ सकते हैं। तो ये हो गया बच्चा हमारा यूनियन ऑफ 2 सेट। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूनियन ऑफ 3 सेट कैसे लिखते हैं। 3 सेट की अगर हम बात करें, यूनियन ऑफ 3 सेट सेम है बच्चों कि अगर 3 सेट का आपको यूनियन लेना है तो आपको तीनों सेट के एलिमेंट मिला करके क्या बना देने हैं, एक नया सेट बना देना है, वही उन तीनों का यूनियन हो जाएगा। तो जैसे हम कहें हमारे पास एक सेट ए है, ए बी सी डी, एक सेट बी है सी डी ई एफ, सी है एफ जी एच। ये 3 सेट दिए गए हैं बच्चों हमें, और इन तीनों सेट का यूनियन निकालना है। हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये वो क्या हो जाएगा, इन तीनों ही सेट के एलिमेंट को मिलाकर के आपको एक नया सेट बना देना है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, और जो एलिमेंट कई बार आए हैं उन्हें एक ही बार लिखना है। तो ये हो गया हमारा बच्चों यूनियन ऑफ 3 सेट। तो इस तरह से आप कितने भी सेट का यूनियन निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको, सिंपली बस सभी सेट के सभी एलिमेंट्स ले लेने हैं और उन सभी को मिलाकर के एक नया सेट बना देना है। और अगर कोई एलिमेंट कई सेट में प्रेजेंट है, यानी एक से ज्यादा सेट में प्रेजेंट है, तो उसे एक ही बार लिखना है, तो वही हो जाएगा हमारा यूनियन। ऐसे ही अगर 4 सेट दिए होते तो उन चारों सेट के एलिमेंट को मिलाकर के एक हम नया सेट बना देते, तो यही हो जाता हमारा उन चारों सेट का यूनियन। तो आई होप कि बच्चों अब यहाँ पे आपको यूनियन ऑफ 3 सेट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके वेन डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर 3 सेट होंगे, ये है हमारा पहला सेट, ये है दूसरा सेट, ये है तीसरा सेट, ए बी सी, ये है यूनिवर्सल सेट। अब अगर आपको यूनियन लेना है तो यूनियन में क्या होते हैं, सभी सेट के एलिमेंट कंसीडर होते हैं, यानी सभी सेट का जो पोर्शन है वो हमारा पूरा हो जाएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी, आपको सभी सेट का पूरा एरिया ले लेना है। तो तीनों सेट का हमने पूरा एरिया ले लिया, यही हो गया हमारा तीनों सेट का यूनियन। तो आई होप कि बच्चों इसका इवेंट डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इसके इवेंट डायग्राम पे अगर हम एक क्वेश्चन करना चाहें तो देखते हैं। इस तरह से हमको दिया गया है, यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा, ए सेट ए, ये बी, ये सी। तो दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और हमें तीनों सेट का यूनियन निकालना है। तो तीनों सेट का यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या हो जाएगा बच्चों, तीनों सेट के अंदर के एलिमेंट को आपको लिख देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 11, यही हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 11, यही हो गया हमारा बच्चों तीनों सेट का यूनियन। अब यहां से अगर एक चीज हम समझें कि मान लेते हैं हम ए यूनियन बी यूनियन को अगर लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी हमको चाहिए तो हमें वो एलिमेंट लेने पड़ेंगे x सच दैट x या तो ए में हो, या फिर x बी में हो, या फिर x सी में हो, या फिर इन तीनों में से किसी दो में हो या तीनों में हो। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। तो और का मतलब या तो a या तो b या तो c या तो किसी में भी हो सकता है x। अब अगर हम बात करें कि मान लेते हैं कोई एलिमेंट a यूनियन b यूनियन c में प्रेजेंट है, कोई एलिमेंट a यूनियन b यूनियन c में प्रेजेंट है, इसका मतलब वो किसी एक में जरूर होगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a
और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं x या तो a में होगा या तो b में या फिर c में। लेकिन अगर हम इस तरह से कहें x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c, x a यूनियन b यूनियन c के अंदर नहीं प्रेजेंट है, तो अगर a यूनियन b यूनियन c में नहीं प्रेजेंट है, यानी ना तो a में है, ना ही b में है, ना ही c में है, तो हम कैसे कहेंगे x does not belongs to a and x does not belongs to b and x does not belongs to c। यानी ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ना तो x a में होना चाहिए, ना ही b में, ना ही c में, क्योंकि किसी भी एक में रहा, जैसे a में ही मान लेते हैं अगर रहा, केवल a में रहा, तो वो तो a यूनियन b यूनियन c में आ ही जाएगा, तो इसलिए तीनों में ही नहीं होना चाहिए, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे एंड। लेकिन अगर बिलोंग्स टू की बात रहेगी तो बिलोंग्स टू मतलब किसी भी एक में हो सकता है, तो और, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूनियन के केस में बिलोंग्स टू है तो और, मतलब कि कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू है तो एंड, यानी तीनों कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई होनी चाहिए कि किसी भी एक सेट में एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। आई होप कि बच्चों आपको यूनियन ऑफ सेट समझ में आ गया होगा, अब आपको यूनियन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, बट इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की। तो इसे हम रफ कर देते हैं। तो यहां पे हम हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो यूनियन की प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों? पहला होता है ये कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। तो पहला है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है बच्चों कि अगर आप A यूनियन B निकालो या B यूनियन A निकालो, दोनों चीजें क्या होंगी? सेम। A यूनियन B या फिर B यूनियन A, दोनों ही चीजें क्या होंगी? सेम। हमने यूनियन का मतलब आपको क्या बताया कि आपको दोनों सेट के सभी एलिमेंट लेकर एक नया सेट बना देना है, वही क्या हो गया? यूनियन। तो अब चाहे आप A यूनियन B निकालो या फिर B यूनियन A निकालो, जाहिर सी बात है दोनों क्या होगा? सेम। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि आपके पास अगर तीन सेट है तो आप किसी भी दो का पहले निकालो, एक तीसरे का बाद में निकालो। क्या मतलब है कि जैसे हमने A यूनियन B निकाला पहले, फिर उसका यूनियन लिया C के साथ, और दूसरे बच्चे ने क्या किया? पहले B यूनियन C निकाला और उसका यूनियन लिया A के साथ, तो दोनों ही केस में चीजें सेम आएंगी। यूनियन का मतलब सिंपल क्या है कि आपको सभी सेट के एलिमेंट मिला करके एक नया सेट बना देना है। तो आप किसी भी दो को पहले निकालो, तीसरे को बाद निकालो, उन सभी के एलिमेंट को आपको कंबाइन करना ही होगा। तो आप A यूनियन B निकाल के उसका यूनियन C से लो, या फिर B यूनियन C निकाल के उसका यूनियन A से लो, दोनों चीजें सेम ही आनी है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? एसोसिएटिव लॉ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी लॉ ऑफ आइडेंटिटी। तीसरी है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। अगर हम किसी एक सेट का यूनियन ले नल सेट के साथ, किसी एक सेट का यूनियन ले बच्चों हम नल सेट के साथ, तो वही सेट आएगा, क्योंकि नल सेट के अंदर कुछ तो होता नहीं है। तो A और नल सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो अगर उसके साथ यूनियन लेंगे तो दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करेंगे, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो A ही हमारा क्या हो जाएगा? वापस से आ जाएगा। जैसे आप 5 में 0 ऐड करोगे तो 5 ही आएगा, वैसे ही नल सेट के अंदर कुछ नहीं होता। तो क्या है कि उस सेट का अगर हम नल सेट के साथ यूनियन लेंगे तो वही सेट वापस से आ जाएगा। यही हमारा क्या? लॉ ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड, आइडेम्पोटेंट लॉ। अब आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है बच्चों कि मान लो एक सेट A है, उसका यूनियन उसी के साथ हम ले रहे हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ कि क्या कहता है कि एक सेट A है, उसका यूनियन हम उसी के साथ ले रहे हैं। तो अगर दो सेट सेम है, उसका यूनियन आप लोगे तो वही सेट वापस से आ जाएगा। तो यही है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ U, यानी लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो लॉ ऑफ U क्या कहता है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास एक सेट A है, उसका यूनियन हम ले रहे यूनिवर्सल सेट के साथ,
ये बच्चों यू यूनियन के लिए है और अगला यू किसके लिए है, यूनिवर्सल सेट के लिए। इसे हम इस तरह से लिख दे रहे हैं। तो अगर एक सेट का हम यूनियन ले रहे हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है और यूनिवर्सल सेट जो होता है उसी के अंदर सारे सेट आते हैं, तो हम यूनिवर्सल सेट ही कह सकते हैं, इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो ए का यूनिवर्सल सेट के साथ, किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम यूनियन लेंगे तो हमारा पूरा क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। क्योंकि हम दोनों सेट को कंबाइन करेंगे, तो दोनों सेट को कंबाइन करने का मतलब यूनिवर्सल को ए से कंबाइन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो ये हो गए बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो यूनियन 5 प्रॉपर्टी शो करता है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेम्पोर्टेंट लॉ और लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो आई होप कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारी ऑपरेशन की तरफ, जो है इंटरसेक्शन। हमारा अगला ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है बच्चों, कि इंटरसेक्शन का मतलब बेसिकली यहाँ पे कॉमन एलिमेंट से है, कि अगर मान लो हमारे पास कुछ सेट है तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, कि उन सभी के बीच में जो उनका कॉमन एलिमेंट होगा उसी को हम कहते हैं उनका इंटरसेक्शन। जैसे यहाँ पे हम बात करें, हमें एक सेट दिया गया है A इक्वल टू A B C D E F, एक सेट B दिया गया है D E F G H I। इंटरसेक्शन को बच्चों उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इस तरह से जो साइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B, तो आपको A और B के बीच के जो कॉमन एलिमेंट है वही लिख देने हैं। तो D E F यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसी के कॉमन एलिमेंट हो गए, तो इसे हम लिखेंगे D E F। यही हो गया हमारा इंटरसेक्शन ऑफ A और B। तो A और B के इंटरसेक्शन क्या हो गया, D E F। तो जब भी आपको इंटरसेक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, जो भी सेट दिए गए हैं उनके कॉमन एलिमेंट्स को हम लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, तो हमारा एक दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं, ये है सेट P इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 17 23। सेट Q हमको दिया गया है 1 2 1 3 5 7 9 11 12 13, ये हमको दिया गया है और हमें निकालना है P इंटरसेक्शन Q। अब P इंटरसेक्शन Q हमें निकालना है अगर, तो हमें सबसे पहले कॉमन एलिमेंट खोजने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉमन एलिमेंट है 3, 5 है, 7 है और 11 है, 13 है। तो ये हमारे कॉमन एलिमेंट हो गए 3 5 7 11 13। तो यही हो गया हमारा बच्चों P इंटरसेक्शन Q। तो आई होप कि आपको इंटरसेक्शन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका वेन डायग्राम क्या होता है। इसे हम रफ कर देते हैं। मान लेते हैं ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर दो सेट इस तरह से दिए गए हैं हमें, A और B। हमने आपको क्या कहा, इंटरसेक्शन में आपको कॉमन एलिमेंट लेने हैं, तो यहाँ पे भी अब इंटरसेक्शन हमें निकालना है तो क्या लेना पड़ेगा, कॉमन एरिया। तो ये हो गया बच्चों हमारा A इंटरसेक्शन B। ये जो कॉमन एरिया होगा इसी को हम क्या कहेंगे, A इंटरसेक्शन B। जैसे अगर हम इस पे क्वेश्चन देखें, मान लेते हैं यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे सेट A है, सेट B है, सेट A सेट B, हमें इसके अंदर दिया गया है X Y M Z Q R T A, और हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, A और B का जो कॉमन एरिया है उसमें जो एलिमेंट है वही आपको लिखना होगा। तो A और B का जो कॉमन एरिया है ये है
तो ये इसमें कौन एलिमेंट है, m और r। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो आई होप कि आपको यहाँ पे 2 सेट का इंटरसेक्शन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 3 सेट का इंटरसेक्शन देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं बच्चों, जैसे अगर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है बेसिकली, तो क्या करना पड़ेगा, हमें वो नंबर्स लेने पड़ेंगे जो x में भी हो और जो मतलब जो a में भी हो और जो b में भी हो। यहाँ पे एंड लगाना होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब इंटरसेक्शन होगा तो दोनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये पोर्शन a में भी है और b में भी है, तो हमें वो एलिमेंट लेने हैं जो a में भी हो और b में भी हो, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, एंड। तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। अब इसका मतलब जैसे हम कहें कि एक एलिमेंट है जो a इंटरसेक्शन b में प्रेजेंट है। अब a इंटरसेक्शन b में कोई चीज तभी आएगी जब वो दोनों में होगी, a में भी होगी b में भी होगी, तभी वो इंटरसेक्शन में आएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं x जो है वो a में भी होगा एंड x जो है वो b में भी होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में जहां पे बिलोंग है वहां पे एंड लगा हुआ है, जबकि यूनियन जब हम देख रहे हैं तो वहां पे जब बिलोंग्स था तो यहाँ पे और लगा हुआ था। अब आगे देखते हैं, अगर हम कहें कि x a इंटरसेक्शन b में प्रेजेंट नहीं है। अब अगर a इंटरसेक्शन में b में प्रेजेंट नहीं है, तो अगर हम मान लेते कोई एलिमेंट यहाँ है तो वो a इंटरसेक्शन में b में तो नहीं आएगा, यानी अगर केवल a में है b में नहीं है तो वो a में नहीं आएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं या तो x a में नहीं होगा या फिर और x b में नहीं होगा। यानी हो सकता है कि वो a में हो लेकिन b में ना हो। अब a में है लेकिन b में नहीं है तो वो कॉमन में तो नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर जो कोई नंबर a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो वो तो या तो a में नहीं होगा या तो b में नहीं होगा या फिर दोनों में ही नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, और। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन के केस में जब बिलोंग्स टू होता है तब एंड लगता है, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू में यहाँ पे और लगा है, ये दोनों प्रॉपर्टी में से कोई भी एक सेटिस्फाई करे या दोनों सेटिस्फाई करे। तो आपको ये चीजें आई होप कि समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट। तो बच्चों चाहे कितने भी सेट हो जाए, आपकी प्रोसेस जो बेसिक है वो सेम रहने वाली है। आपको क्या करना है, आपके पास 50 सेट है तब भी आपको उनके 50 के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वही निकाल के एक सेट बना देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, उन सभी का इंटरसेक्शन। तो ऐसे ही हमारे पास अगर यहाँ पे 3 सेट है, जैसे मान लेते हैं एक सेट ए है 1 2 3 4 5 6, एक सेट बी है 2 3 5 7, एक सेट सी है 1 3 5 7 9, और हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह से हम तीनों का इंटरसेक्शन लिखेंगे। तो अब तीनों में देखते हैं कौन से कॉमन एलिमेंट है। 1 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो 1 तो नहीं होगा तीनों में कॉमन। 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं होगा। 3 तीनों में है, तो हम कह सकते हैं 3 कॉमन हो गया। नेक्स्ट 5 तीनों में है, तो 5 भी कॉमन है। आगे कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है क्योंकि ये 6 पे ही खत्म हो जा रहा है 5 के बाद, और 6 इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो हम कह सकते हैं यही हो गया हमारा तीनों सेट का इंटरसेक्शन। तो आई होप कि आपको ये 3 सेट का इंटरसेक्शन समझ में आया होगा। अब इसका वेन डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे हमें 3 सेट दिए गए हैं। मान लेते हैं ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर इस तरह से 3 सेट बने हुए हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब बच्चों तीनों सेट में हमें क्या इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट चाहिए, तो तीनों का ही कॉमन पार्ट जो है वो यहाँ पे है।
ये हो गया हमारा तीनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि ये पोर्शन तीनों में भी है। जैसे इस पोर्शन की अगर हम बात करें तो ए में नहीं होगा, इस पोर्शन की बात करें तो सी में नहीं होगा, इस पोर्शन की बात करें यहाँ पे तो वो बी में नहीं होगा। लेकिन ये जो एरिया है ये तीनों में आ रहा है, ये सी में आ रहा है, इधर बी में भी, ए में भी आ रहा है, इधर बी में भी आ रहा है, तो तीनों में ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं यही जो हमारा पोर्शन है छोटा सा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। इस पे अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ये यूनियन हो गया एक्स वाई जेड डब्ल्यू एम एन ओ पी, ये सेट ए है, ये बी है, ये सी है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो तीनों के कॉमन पोर्शन में जो एलिमेंट होगा वही तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल एम है इसके कॉमन पोर्शन में, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा एम। तो इस तरह से हम तीन सेट का इंटरसेक्शन या कितने भी सेट का इंटरसेक्शन निकाल ले सकते हैं, केवल हमें कॉमन पोर्शन खोजना है या कॉमन एलिमेंट खोजना है बस। अब आगे बढ़ते बच्चों, यहाँ पे इसे भी देखते हैं किस तरह से लिख सकते हैं हम। जैसे अगर हम कहें कि हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, यानी हमें वो एलिमेंट चाहिए जो ए में भी हो एंड जो बी में भी हो एंड जो सी में भी हो। तो इस तरह से हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को लिख सकते हैं। यहाँ पे एंड लगा हुआ है, एंड का मतलब कि तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए और सी में भी होना चाहिए। जैसे हम कहें कि कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर है, तो तीनों के इंटरसेक्शन में है, तो तीनों के इंटरसेक्शन में कब आएगा, जब तीनों में ही प्रेजेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्स ए में भी होगा एंड एक्स बी में भी होगा एंड एक्स सी में भी होगा। अगर ये चीजें आपको नहीं समझ में आ रही तो आपको पैनिक नहीं होना है, ये हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफसेट में, जो हमारा होगा लास्ट लेक्चर। ये कंसेप्ट का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन देखेंगे, फिर पीवाईक्यू देखेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे जो आईआईटी जेईई में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही तो ये अलजेब्रा ऑफसेट में आप अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे आगे अगर हम कहें कि कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर नहीं है, तो नहीं है तो किसी एक में नहीं होगा तभी नहीं आया होगा, या हो सकता है किसी में भी ना हो। तो हम क्या लिखेंगे, x does not belongs to A और x does not belongs to B और x does not belongs to C। किसी एक में भी नहीं होगा तो हमारा काम चल जाएगा, ये इंटरसेक्शन के अंदर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है और। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यूनियन के केस में जहाँ पे बिलोंग्स टू है, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखें यूनियन है और बिलोंग्स टू है, तो क्या लगेगा और यूनियन है और डज नॉट बिलोंग्स टू है तो क्या लगेगा एंड। इंटरसेक्शन है और बिलोंग्स टू है तो क्या लगेगा एंड। इंटरसेक्शन है और डज नॉट बिलोंग्स टू है तो क्या लगेगा और। जस्ट रिवर्स हो जा रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और का मतलब है कि कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, और एंड का मतलब है कि जितनी कंडीशन है सब सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आई होप कि बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है इस तरह से,
इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ पे 17 है, ये 7 है और 17 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 5 और 20 है। तो ये हमको दिया गया है, हमको निकालना है क्या क्या। पहला है A यूनियन B यूनियन C फाइंड करो, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C फाइंड करो, A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, और B यूनियन C, B इंटरसेक्शन C, A यूनियन C, A इंटरसेक्शन C। इतनी चीजें बच्चों हमको फाइंड करनी है। तो देखते हैं एक तरफ से क्या क्या चीजें हमको। तो सबसे पहले लास्ट से ही शुरू करते हैं। यहां पे A इंटरसेक्शन C, तो A और C का जो कॉमन पोर्शन है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो देखते हैं क्या है। A यहां है और C यहां है, इसका कॉमन पोर्शन ये है जिसमें है 5, 20, 8, 19। तो क्या क्या है 5, 8, 19 और 20। आप देख सकते हैं A इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन C, तो A और C का कॉमन ये पोर्शन, तो ये कौन सा है 5, 20, 8, 19, तो 5, 8, 19, 20। नेक्स्ट है हमारा A यूनियन C, यहाँ पे यूनियन है मतलब कि दोनों को मिला करके लिखना है। अब A और C दोनों के मिला करके लिखना है, कई सारे एलिमेंट आएंगे तो नीचे लिख रहे हैं। A यूनियन C क्या हो जाएगा, A का भी पूरा C का भी पूरा, 1, 2, 9, 7, 1, 2, 9, 7, 18, 17, 5, 20, 18, 17, 5, 20, 8, 19, 15, 6, 12, 4। ये हो गया हमारा A यूनियन C। आपको ये पूरा A के अंदर का और पूरा C के अंदर का लेना है। तो 1, 2, 9, 18, 7, 17, 1, 2, 9, 18, 7, 17, 5, 20, 8, 19, 5, 20, 8, 19, 15 और 6, ये क्योंकि C के अंदर आ रहा है, 15 और 6, 12 और 4, 12 और 4। तो ये हो गया हमारा A यूनियन C। नेक्स्ट है हमारा B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C बच्चों, B और C का कॉमन पोर्शन, तो ये है हमारा B, ये है C, इसका कॉमन पोर्शन 5, 26, 15, 5, 26, 15। ये हो गया हमारा B इंटरसेक्शन C। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये B इंटरसेक्शन C निकल गया। अब है हमारा B यूनियन C। तो यहां पे लिखते हैं हम B यूनियन C। क्या होगा यूनियन का मतलब आपको टोटल लेना है, तो B यूनियन C, ये है हमारा B, ये है C। तो देख लेते हैं B का पहले पूरा लिखते हैं, 3, 16, 7, 17, 3, 16, 7, 17, 3, 16, 7, 17, 5, 20, 15, 6, 15, 6। तो ये B का पूरा हो गया। अब इधर आते हैं C में, 8, 19, 8, 19, 12 और 4, 12 और 4। तो ये हो गया हमारा B यूनियन C। अब आगे बढ़ते हैं, A इंटरसेक्शन B की बात करते हैं। यहाँ पे ये A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A और B के बीच का कॉमन, तो A इधर है और B इधर है, इसके बीच में ये कॉमन पोर्शन है 7, 17, 5, 20। तो ये हो गया 7, 17, 5, 20। ये हो गया हमारा A इंटरसेक्शन B। A यूनियन B की बात करते हैं, A और B का पूरा। तो यहाँ पे A यूनियन B निकालने के लिए हमें जगह चाहिए, तो इसे रफ कर देते हैं।
ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमें निकालना है, तो ए और बी का पूरा, पहले ए का लिखते हैं 1 2 9 18, 1 2 9 18, 7 17, 7 17, 5 20, 5 20, 8 19, 8 19, 3 16, 5 15 6, 3 16 और 15 6। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। तो आई होप कि आपको ए यूनियन बी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों का ही कॉमन पोर्शन। तो तीनों का ही कॉमन पोर्शन बच्चों ये है सिर्फ 5 और 20। तो ये हो गया हमारा 5 और 20। अगला है हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यूनियन का मतलब है कि आपको सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे ए बी सी के। तो ए के भी, बी के भी, सी के भी सारे एलिमेंट लिख देते हैं। 1 2 9 18, 1 2 9 18 ए के हो गए। इधर कॉमन वाले देखते हैं 7 17 5 20, 7 17 5 20, 8 19, 8 19, 15 6, 15 6, 3 16, आगे 3 16, 12 और 4। तो ये सारे एलिमेंट हमने लिख दिए ए बी सी के। तो इस तरह से आप ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल सकते हैं। आई होप कि बच्चों आपको इस लेक्चर से इंटरसेक्शन यूनियन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप इसके क्वेश्चन पूरी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट की, और वहां पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। अब आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पे इस लेक्चर के नीचे जो भी क्वेश्चन शीट है आपको उसे सॉल्व करना है, ताकि आपके सारे डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें।